एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मूल निवासी का विस्थापन के पार्ट 2 में। यहाँ पे आज हम फिर से क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 10th के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इससे पहले मैंने इसके पार्ट 1 को बना रखा है। यदि आप इसमें के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो आप उसे जाके अवश्य देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं मूल निवासियों का विस्थापन क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 10th के सबसे पहले पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है टेरा न्यूलियस क्या है। तो देखिए, एक नीति, एक नियम है यह जिसका अर्थ होता है किसी दिए गए भूमि पर किसी के अधिकार को मान्यता देना। हमारे देश में भी कई प्रकार की ऐसा भूमि दान किया गया है जिसमें आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वजों ने वह भूमि गरीबों को दान दे दिया है, और वह दान देने के बाद यदि आपने उसको अधिकार दे दिया कि यह ज़मीन आज से तुम्हारा है, इस पे अब तुम्हारा हक है, तो ऐसे नीति को हम टेरा न्यूलियस कहते हैं। ध्यान समझिएगा, एक ऐसा नियम है जिसका अर्थ है किसी दिए गए भूमि पर किसी के अधिकार को मान्यता देना। मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति को अधिकार दे देना कि यह ज़मीन तुम्हारा है, आज से इसका मालिक तुम हो। यह लिखित रूप से दिया जाता था, कागज़ वगैरह बॉन्ड वगैरह बना के दिया जाता था, जिसे हम टेरा न्यूलियस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैनबरा क्या है। तो कैनबरा क्या है, 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी व्यूटली गोल्ड बनाने का सुझाव दिया गया था। 1911 में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी किसे बनाया जाना था, वुलविट गोल्ड को। अब इसका सुझाव तो दिया गया, अंततः उसका नाम कैनबेरा रखा गया। शुरुआत में जिसका नाम वुलविट गोल्ड था उसका बाद में क्या नाम बदल दिया गया, कैनबेरा बदल दिया गया। यही वो कैनबेरा है जिसका नाम बाद में बदल के रखा गया, जो कि एक स्थानीय शब्द कैनबरा से बना है जिसका अर्थ सभा स्थल होता है। सभा स्थल का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे कई सारे लोग मिलके किसी भी चीज़ों के ऊपर विचार कर सकें। तो यह था हमारा कैनबरा। कैनबरा के बाद आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, गोल्ड रश। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने गोल्ड रश के बारे में पढ़ा था, एक बार फिर से गोल्ड रश के बारे में पढ़ना है। 1840 में क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले थे। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। यह एक आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। जब वहां पे सोने की चीज़ें मिलने लगी तो लोगों ने ये सोचा कि ये चीज़ें अगर हमें मिल जाए तो हमें भी अपनी तकदीर सही करने का मौका मिल जाएगा। इसी कारण से ये यूरोपीय लोग कहाँ पहुँच गए, जहाँ पे गोल्ड रश मिला था अमेरिका में, वहाँ पे ये सब पहुँच गए अपने तकदीर को आजमाने। ये था हमारा गोल्ड रश। अब है हमारा गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक में वृद्धि। जब सोने के चिन्ह मिली तो उसमें अमेरिका में क्या क्या वृद्धि हुई, तो सबसे पहले तो बता दूं कि औद्योगिक में वृद्धि हुई, मतलब वहाँ पे फैक्ट्रियाँ, बिजनेस आदि विकास में आया। पहला पॉइंट है हमारा, गोल्ड रश के कारण पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। मतलब रेल की पटरियां बैठाई गई और उससे रेल का निर्माण होना शुरू हो गया। हजारों की संख्या में चीनी श्रमिक को नियुक्त किया गया, चीन से मजदूरों को लाया गया और वहां पे काम दिया गया उन्हीं रेल की पटरियां बिठाने में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है रेलवे में साज सामान बनाने के उद्योग विकसित हुए। अब रेल अकेले तो चल नहीं सकता, रेल के डब्बे बनेंगे, सीट बनेंगे, फैन लगेंगे, बैटरी बनेगी, हैंडल बनेगा, पटरियां बनेगी, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए बड़े बड़े फैक्ट्रियां विकसित हुई। बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले यंत्रों का भी उत्पादन प्रारंभ हुआ। जब औद्योगिक क्षेत्र बढ़ा तो वहाँ पर मशीनों का भी निर्माण होना शुरू हो गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। हालांकि अमेरिका और कनाडा दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, इसलिए जब चीज़ें अमेरिका में शुरुआत हुई तो उसके साथ साथ वहाँ के कनाडा में भी फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई, बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ, नगरों का विकास हुआ, सिटी बनाई गई। ये सारी चीज़ें अमेरिका और कनाडा दोनों में एक साथ देखने को मिला है। अब आगे की पॉइंट हमारा कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बासिंदे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनकी ज़मीन से बेदखल करना, मतलब उन्हीं के ज़मीन से हटा दिया गया। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, वह अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे।
अब ब्रिटेन और फ्रांस से कुछ ऐसे प्रवासी आए जो अपने वहाँ अपने घर का मालिकाना हक न प्राप्त हुआ तो वो अमेरिका आके मालिक बनना चाहते थे। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट एवं प्रोटेस्टेंटवाद समर्थक देशों के कैथोलिक अनुयायियों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका में आकर बस गए। यही वो प्रवासी लोग थे जो अपने मूल स्थान को छोड़कर अमेरिका आकर बस गए और यहीं पे अपना कॉलोनी बना लिया और बाद में चलकर इन्हें स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र देश का दर्जा भी प्राप्त हो गया था। ऐसी फसलें उगाकर जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी मुनाफा कमाना चाहते थे। अब वो क्या हुआ, अमेरिका आने के बाद वो ऐसे फसल उगाना शुरू किए जहाँ पे वो मूल निवासी थे यूरोप के, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं उगती थी और अमेरिका में उगा के वो इससे मुनाफा मतलब फ़ायदा कमाना चाहते थे। मूल बासिंदे को बेदखल करना गलत नहीं मानते थे, मूल बासिंदे को बेदखल करना गलत नहीं मानते थे क्योंकि उनके अनुसार मूल बासिंदे ज़मीन का उपयोग करना नहीं जानते थे। अब ये जो फ्रांस और इंग्लैंड के लोग आके यहाँ पे बस गए, उनका मानना था कि इनको हटाकर हमने कोई गलती नहीं की क्योंकि इनको खुद के ज़मीन का उपयोग करना ही नहीं आता, इन्हें खेती करना ही नहीं आता, इन्हें यह समझ ही नहीं है कि हम ज़मीन से किन चीज़ों का उपयोग करके अच्छी फसल उगा के अच्छा मुनाफा कमा सकें। नेक्स्ट हमारा कहता है बेदखल करने के तरीके क्या थे। तो देखिए कैसे बेदखल किया गया। धोखाधड़ी से ज़्यादा ज़मीन ले ली, उनके साथ धोखा हुआ और उनसे ज़्यादा ज़मीनें हथिया लिया। पैसा देने का वायदा खिलाफी की, पहले बोला कि मैं पैसे दूंगा तुम्हें, तुम मुझे ज़मीन दे दो, और बाद में जब ज़मीन ले लिया तो पैसे भी नहीं दिया और उन्हें वहाँ से भगा दिया। जमीन बिक्री समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल बासिंदे को हटने के लिए बाध्य किया। पहले तो इनसे मीठी मीठी चुपड़ी बातें करके जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको बोला कि भाई, पहले तो इनसे मीठी मीठी बातें करके अली को बहला फुसला के बोला कि आप मेरे को ये ज़मीन दे दो, मैं आपको इसके बदले में पैसे दूंगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्हें जैसे ही पैसे वगैरह नहीं देने थे इसलिए इन्होंने पहले ज़मीन लिखवा लिया और बाद में इन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया, भगा दिया, इनको मजबूर कर दिया वहाँ से हटने के लिए। ये भी एक कारण था बेदखल करने का। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है चिरौकी कबीलों को खदेड़ने के लिए अमेरिकी फ़ौज का उपयोग किया गया। ये कबीले के जो लोग थे इनको अमेरिकी फ़ौज के उपयोग के माध्यम से वहाँ से भगाया गया, मजबूर कर दिया गया। ज़मीन के अंदर सीसा, सोना या खनिज होने का पता चलने पर मूल बासिंदों को उनके अस्थायी ज़मीन से भी धकेल दिया गया। जब लोगों को पता चल गया कि इस ज़मीन के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, खनिज है, सोना है, तो वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको वहाँ से भगा के हटा दिया गया। ये सब कुछ कारण थे, तरीके थे वहाँ के मूल बासिंदों को हटाने का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि सन 1970 के दशक में आई बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे वो नए रूप से समझने की चाहत जगी। ऑस्ट्रेलिया के जो लोग थे, प्रॉपर वहाँ के लोग थे, वो अपने आगे के ओर बढ़ने लगे और उनकी समझ बढ़ने लगी। मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृति वाले समुदाय के रूप में देखा गया। जो मूल निवासी थे उनके अलग अलग संस्कृति थे, लेकिन उनको अच्छे तौर पे देखा जाने लगा, मतलब उनकी विशिष्ट संस्कृति के रूप में देखा जाने लगा। प्रकृति और जलवायु को समझने की उनकी विशिष्ट पद्धति को पहचाना गया। वो लोग जो थे वो प्रकृति के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, वहाँ के जलवायु के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उनका जो दृष्टिकोण था जिस कारण से वो प्रचलित थे उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश की गई। मूल निवासियों की धरोहर जैसे कथाएँ, कपड़ा साजी, चित्रकारी और हस्तलिपि को सराहा गया। जो वहाँ के मूल लोग थे जो ये काम करते थे, जो उनके घरेलू काम था, जैसे कथाएँ, कपड़ा साजी मतलब कपड़े को सजाना, डिजाइन बनाना, चित्रकारी, पेंटिंग करना, हस्तशिल्प मतलब कि हाथों से मूर्तियाँ या किसी प्रकार की पेंटिंग बनाया जाना, इनके चीज़ों को वहाँ के लोगों ने सराहा, मतलब बड़ाई किया, अच्छा माना। ये चीज़ें थी जो उनके जीवन के ऊपर देखने को मिला। इसके बाद है उनकी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों विभाग खोले गए, संग्रहालय में उनकी कलाकृतियों को जगह दी गई। आगे जाके वहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोला गया और बताया गया कि इन लोगों की जो चीज़ें हैं, हस्तकला है, कथाएं हैं, साजबाज है, इन सभी चीज़ों को विश्वविद्यालय में रखा जाए, पढ़ाया जाए। उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति को वहाँ पे संभाल के रखा गया। मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया। अब इनके बाद इनको मौका मिल गया, अब इन्होंने क्या किया, अपनी हिस्ट्री को लिखना वहाँ पे शुरू कर
कर दिया, मूल निवासियों की संस्कृति को आदर दिया गया। जो यहाँ के मूल निवासी थे उनकी जो संस्कृति थी, उनकी जो परंपरा थी, उनको आदर बड़े भाव से मतलब सम्मान के साथ देखा गया। मूल निवासियों का अपनी ज़मीन के साथ संबंध आदर से देखा जाने लगा। उनको वहाँ पे पूर्ण रूप से इज्जत प्राप्त हुआ। वहाँ के लोगों के द्वारा बहुत ही इज्जत मिला, वहाँ के विश्वविद्यालयों में इज्जत मिला, उनके द्वारा किए गए कामों को सराहा गया। इस तरह से 1970 के दशक में कई प्रकार के बदलाव ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन में देखा गया था। देखिए, हमारा ये सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको इन दोनों पार्टों में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी। एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है इस वीडियो को समझने में या किसी टॉपिक को समझने में, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके द्वारा कमेंट किए गए टॉपिक को फिर से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद मैं बता दूं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो आप लोगों को हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।